हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने यहाँ पर ये देखा था कि रेट है हमारी वो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी आई है ना। तो यहाँ पर डेल्टा सी का अर्थ क्या था कि डिफरेंस है जो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर C2 माइनस में C1। डेल्टा सी दे रखा था हमें C2 माइनस में C1 और CF माइनस में C1। डेल्टा CF क्या है, F फाइनल है और CI का अर्थ क्या है, इनिशियल है ना। तो किसी के अंदर भी अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो वहां पर क्या रहेगा, दोनों के अंदर माइनस साइन, मतलब कि डिफरेंस से हम डेल्टा को यूज में लेंगे। इसके बाद में डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस में T1, या फिर हम बोल सकते हैं T फाइनल माइनस में T इनिशियल। यहाँ पर हमने कल ये भी देख लिया था कि डेल्टा का अर्थ क्या है, किसी चीज में परिवर्तन है। परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो वही बात कि फाइनल माइनस में इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये हमने लिख भी दिया था कि डेल्टा फाइनल माइनस में इनिशियल। अब हम रेट के साथ में हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। ये पॉजिटिव साइन क्यों आता है और नेगेटिव साइन क्यों आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट लिया है हमने ए और बी रिएक्टेंट लिया है, इनकी रेट है वो क्या होगी। तो रिएक्टेंट के लिए अगर हम रेट लिखते हैं और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए रेट लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं R इक्वल टू रेट, दोनों के लिए कॉमन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट के लिए लेंगे तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज में लेंगे। माइनस साइन कौन सा हो जाएगा कि हम एक माइनस साइन यूज में ले रहे हैं और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, और ये हम रिएक्टेंट के लिए बोल दें, या फिर हमने रिएक्टेंट क्या लिखा था कल, ए माना था, तो ये हमारा क्या हो गया, ए। इसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट की रेट क्या रहेगी, तो ये रहेगी प्लस और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, किसके लिए, बी के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमने माइनस साइन यूज में लिया है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, और यहां पर हमने एक पॉजिटिव साइन यूज में लिया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्यों यूज में लिया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी पता चल जाएगा आपको कि नेगेटिव साइन हम यूज में क्यों लेते हैं और इसके साथ में हम पॉजिटिव साइन है वो यूज क्यों लेते हैं। रिएक्टेंट के लिए आपको हमेशा नेगेटिव साइन यूज में लेते हुए चलना है, और प्रोडक्ट के लिए आपको रेट के लिए क्या करना है, पॉजिटिव साइन है वो यूज में लेना है। इसके बाद में अगर हम रेट को आगे लिखते हैं तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में डेल्टा सी को हमने क्या लिखा था, C2 माइनस में C1 लिखा था, C2 माइनस में C1, तो ये हो जाएगा C2 माइनस में C1 अपॉन में टाइम डेल्टा टी क्या लिखा है, T2 माइनस में T1 या T फाइनल माइनस में T इनिशियल, तो हम लिख रहे हैं T2 माइनस में T1। ये किसके लिए है, ये हमारा है रिएक्टेंट ए के लिए। ऐसे ही इसके साथ साथ में हम ये लिख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो हमने पॉजिटिव साइन यूज में लिया है इसके, और डेल्टा सी का अर्थ यही C2 माइनस में C1, तो C2 माइनस में C1 अपॉन में T2 माइनस में T1, ये हमारा प्रोडक्ट है और बी के लिए हमने यूज में लिया है। अब देखिएगा हम रेट लिख रहे हैं R इक्वल टू, रिएक्टेंट के लिए अगर लिखते हैं तो माइनस तो साइन आएगा ही आएगा। इसके साथ में देखिएगा C2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो C2 की वैल्यू हमने कल यहाँ पे लिखी थी, ये देखिए टाइम t बराबर t पर C2 या C फाइनल, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पर ये C2 है। C2 कितना है, रिएक्टेंट, इसके लिए देखना है तो C2 हमारा कितना है, a माइनस में x, कब, जब टाइम T2, तो C2 की वैल्यू हमारे पास में a माइनस में x है, तो हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं a माइनस में x, और इसके बाद में हम माइनस साइन ये लगा देते हैं, माइनस ये लगा हुआ है वो, और C1 की वैल्यू रिएक्टेंट के लिए t बराबर 0 पर कितनी है, a, जो हम इनिशियल लेते हुए चले थे वो है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a, और अपॉन T2 माइनस T1 की अगर हम बात करते हैं तो T2, C2 जब कॉन्सेंट्रेशन थी तब टाइम कितना था, T2 T था, है ना। तो हमने क्या लिखा,
टी माइनस देखिएगा इधर टी इक्वल टू कितना है 0, तो T1 हमारी वैल्यू है वो कितनी है 0, ये रिएक्टेंट के लिए है। इसके साथ साथ में हम प्रोडक्ट को भी साथ में ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस साइन हमें यूज में लेना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज में लेना है। और C2 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो C2 हमारा कितना है यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए x, है ना, ये वैल्यू आई कब, जब टाइम क्या हो T2 हो, T2 इक्वल टू कितना है t, तो हम C2 की वैल्यू लिख रहे हैं कितनी x माइनस में C1 कितना है, जब इनिशियल लेते हुए चले तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था, कितना था 0, तो ये हमारा हो गया 0 अपॉन में T2 की अगर हम बात करते हैं तो T2 वही रहेगा कितना t और माइनस में ये 0 T1, ये किसके लिए प्रोडक्ट के लिए B के लिए। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में ये आया है A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट, है ना, और यहाँ पर अगर हम एक साथ में लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस x अपॉन में t, ये किसके लिए A के लिए रिएक्टेंट के लिए। और ऐसा ही अगर हम B के लिए देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा प्लस x अपॉन में t, और ये हो गया B के लिए। तो यहां पर देखिएगा रिएक्टेंट और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी रेट क्या आई है, इक्वल आई है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट आई है वो इक्वल है। इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो यही आएगा r माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन में t, किसके लिए A के लिए, और ये प्लस x अपॉन t B के लिए। दोनों के लिए सेम हो गया कि हमने यहां पर तो क्या लिया था माइनस साइन यूज में लिया था, और इसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, x अपॉन टी और x अपॉन टी, दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी। दोनों की रेट रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की रेट है वो क्या है इक्वल है। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट क्या आ गई है हमारे पास में इक्वल आ गई है। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने माइनस साइन है वो यूज में क्यों लिया है, रेट के साथ में हम दो साइन यूज में ले रहे हैं, एक तो क्या ले रहे हैं प्लस और एक क्या ले रहे हैं माइनस, और हमने बोला है कि माइनस साइन है वो रिएक्टेंट के साथ में हम यूज में लेंगे और प्लस साइन है वो किसके साथ में यूज में लेंगे प्रोडक्ट के साथ में। तो माइनस साइन यूज में क्यों लिया रिएक्टेंट, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो हमारी रिएक्शन है वो आगे बढ़ेगी R से ये P की ओर जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन जाएगी जैसे जैसे क्या होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रही है, A से A माइनस एक्स हो रहा है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है, 0 से x हो गया। ये कल हमने देखा था कि पहले किसी के पास में A के पास में कितने थे 5 रुपए और B के पास में कितना था 0। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने ये माना था कि A है और एक B है, A के पास में 5 रुपए थे और स्टार्टिंग में इसके पास में कुछ भी नहीं था। जैसे भी अगर आपको रिएक्शन में नहीं दिया जाता है कि प्रोडक्ट है वो आपको कुछ दे नहीं रखा है तो आप क्या मानते हुए चलोगे 0 मानते हुए चलोगे। तो हमने यही बोला कि A के पास में पहले कितने थे 5 रुपए थे और B के पास में कितना था 0। जैसे ही इसने क्या किया 1 रुपया इसको दिया तो इसके पास में कितने रह गए 4, इसके पास में कितना हुआ 1 वहीकल वाला। इसके बाद में क्या होगा इसने फिर से 1 रुपया दिया तो इसके पास में कितने हो गए 2। फिर देखिएगा यहां पर इसमें 1 रुपया और देगा तो इसके पास में कितने हो जाएंगे 3, और 1 और देगा ये तो इसके पास में कितना हो जाएगा 1, और इसके पास में कितना होगा 4, और इसके बाद में आगे देखिएगा कितना रह जाएगा ये 0 और ये कितना हो गया 5। अब क्या है मेन बात कि हमने यही कहा है कि इसके साथ में नेगेटिव साइन यूज में लिया है, क्यों लिया वो देखते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, चौथा, पांचवा, छठा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके पास में रुपयों में क्या आ रही है कमी आ रही है। पहले 5 रुपए लेकर चला था, अब कितने हो गए 0 हो गए। और यहां पर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा पहले स्टार्टिंग में कितना था 0 और उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया धनवान हो गया, 0 से लेकर कितना हो गया इसके पास में 5 रुपए। तो इसमें तो क्या हुई है वृद्धि हुई है,
और वृद्धि को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन यूज में लेते हैं। किसी में भी इंक्रीज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, पॉजिटिव साइन यूज में लेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें, इसमें कमी हो रही है, और जहां पर भी कमी होगी तो कमी के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, माइनस साइन यूज में लेते हैं। तो यही माइनस साइन क्यों यूज में लिया गया है कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट था टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या हो रही है, सांद्रता में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ में यूज में लिया है। और साथ में ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि हमारी जो मेन केमिकल रिएक्शन, जो टोटल रिएक्शन है, उसकी जो रेट है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा। ये जो रेट है वो क्या लेते हुए चलेंगे हम, टोटल पॉजिटिव आएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के लिए, ये टोटल जो रेट आएगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उस रेट को अगर हम इसको नेगेटिव नहीं लेते तो क्या होता, देखिएगा ये हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, ये नेगेटिव नहीं लेते तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, -x/t। अभी हमने क्या बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी हम यूज में लेते हैं ये माइनस साइन। एक तो क्या शो कर रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, किसकी, रिएक्टेंट की, उसको शो कर रहा है। और दूसरा ये नेगेटिव साइन है, अगर हम नहीं लगाते तो हमारी रेट कभी भी पॉजिटिव नहीं आती, क्या आती, नेगेटिव आती। तो ये नेगेटिव साइन हमने क्यों यूज में लिया है कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए काम में लिया है, और इसके लिए ये बता रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रही है। और दूसरा ये कि इसको हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। तो रेट हमेशा क्या आएगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हम क्या लेते हुए चलेंगे, नेगेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम क्या लेते हुए चलेंगे, इसे पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में जो भी थोड़ा सा कल का है तो उसके कारण साफ नहीं हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा। तो ये हो गया है हमारा। थोड़ा सा गीला है ये। एक दो दिन में आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लग जाएगा वैसे। तो अभी हम देख रहे थे क्या, यही कि हमारी जो रेट है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है। किसके लिए, जो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। हम यूनिट देखते हैं अब, जो हमने रेट ली थी उसके लिए। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल, और ये रिएक्शन दे रखी है। तो हमें जो भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसकी रेट है, उसकी यूनिट निकालनी है।
जब भी कभी भी आप यूनिट निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला दे रखा है वो आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले के बेस पे आप यूनिट निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में जो रेट का फॉर्मूला आया था वो रेट इक्वल टू था प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा कब यूज में लिया जाता है, जब हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं। और एक हमारे पास में रेट और आ सकती है और इसे हम लिखते हैं प्लस माइनस डी सी। डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका डी सी अपॉन में डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन कब करना है, ये आपको जब ये रेट है वो इंस्टेंट टाइम पर पूछे, इंस्टेंटेनियस रेट दे रखी हो, मतलब कि इसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक और दर। ये हमारी एवरेज रेट है। तात्क्षणिक दर का अर्थ क्या है कि किसी क्षण जो रेट है वो कितनी है। अगर किसी क्षण की बात करता है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डी सी अपॉन में डी टी। और अगर एवरेज की बात करता है तो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। कि हम किसी क्षण की इंस्टेंट टाइम की किस प्रकार से, कि हमें ये बोल दे कि एक तो जैसे टाइमिंग दे रखी है ना कि 1, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड, ये टाइमिंग दे रखी। हमें ये बोल दिया पर्टिकुलर हमें तो 3 सेकेंड के ऊपर ही रेट चाहिए, न तो 3 से ऊपर, 3 सेकेंड के ऊपर ही, मतलब कि न तो 3 से ज्यादा और न 3 से कम, है ना। तो 3 से कम भी नहीं चाहिए और 3 से ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट की बात कर रहा है, 3 सेकेंड पे ही निकालनी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंट रेट हो जाएगा। तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस माइनस डी सी अपॉन में और डी टी यूज में लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो भी आपको रिएक्शन दे रखी होगी उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये दे रखा है कि एवरेज रेट निकालनी, एवरेज किस प्रकार से, जैसे हमें दे दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम t बराबर 1 से लेकर और t बराबर 5 तक, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, इनके बीच में रेट में क्या चेंजिंग हुई है वो निकालनी हो, तब हम क्या यूज में लेंगे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। और ये किसी इंस्टेंट टाइम के लिए यूज में लेंगे। अब हमें इसकी यूनिट देखनी है, तो यूनिट किस प्रकार से, हमने देखा है कि यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास में है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी है, वो दे रखा है। हम यूनिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर, और यूनिट में प्लस और माइनस यूज में नहीं लेंगे हम, है ना, हमें यूनिट लिखनी है। तो डेल्टा सी, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम ये लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में ये टाइम दे रखा है, तो ये हम टाइम लिख देते हैं। 2 यूनिट आ गई हमारे पास में, एक कॉन्सेंट्रेशन और एक क्या है, टाइम है। लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी पता होनी चाहिए और टाइम की यूनिट भी पता होनी चाहिए, तभी ये पूरी रेट की यूनिट है वो आएगी। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है ये देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, ये मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा है, आपको बताया है कि यहाँ पर हम इसको मोलरता लेते हुए चलेंगे, मोलरिटी के टर्म्स में यूज में लेना है। कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं इसको, क्या था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है ना। मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, मोलरता होगी। ये आपने मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ना। तो ये इसके बाद में हम इसका अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलरिटी इक्वल टू, या फिर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं
कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ है वो किसके अंदर कितना घुला हुआ है, किसी विलायक के अंदर है या विलयन के अंदर है, कितना घुला हुआ है, वो उसकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे अगर हम पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, शुगर को डाल देते हैं, है ना, तो हम धीरे धीरे उसमें 1 चम्मच डाला, फिर 2 चम्मच डाला, है ना, 3 चम्मच डाला, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी है उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी, है ना। पहले हमने जैसे 1 चम्मच डाला तो वो कम मीठा था, 2 चम्मच डालने पर और ज्यादा मीठा हुआ, 3 चम्मच डालने पर और ज्यादा मीठा हुआ, 4 डालने पर और ज्यादा मीठा हुआ। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है कि कितना घुला हुआ है कोई पदार्थ है वो। मोलरता की अगर यूनिट लिखते हैं तो यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना होगा, और मोलरता का फॉर्मूला क्या बोला है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल को हम लिखते हैं एन से, स्मॉल एन से, किसके लिए, विलेय के लिए। तो एन सोल्यूट अपॉन क्या बोला है, 1 लीटर विलियन में, तो वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप एमएल में लेते हो तो एमएल में भी आपने मोल कंसेप्ट ऊपर रखा है कि इनटू में क्या कर देंगे, 1000 है वो कर देंगे। हमें यहां पर एन मोल दे रखा है, तो मोल इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए और इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए, तब हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है वो आ पाएगी। तो अगर हम एन मोल की बात करते हैं तो मोल की यूनिट होती है MOL, ये होगी मोल की यूनिट। वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में तो दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में ही रहेगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर हो जाएगी। अब देखिएगा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये रहेगा डेल्टा C की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो मोल अपॉन में क्या आ जाएगा, आयतन, किसके अंदर, लीटर में। तो ये हम लिख देते हैं कि हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए एन की वैल्यू कितनी आई है, मोल, ये हम यूनिट लिख रहे हैं, मोल अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हमने लिखा लीटर। इसको ऊपर लेके जा सकते हो तो ये बन जाएगा मोल और लीटर इनवर्स। ये किसके लिए आ गया, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अभी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आई है, न कि हमारी रेट की। इसके बाद में फिर से हम रेट के लिए अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आ चुकी है हमारे पास में, मोल और लीटर इनवर्स अपॉन में क्या, टाइम। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये टाइम इनवर्स। इनवर्स वाला खेल तो आपको बहुत खिलाया है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम है वो किस किस में हो सकता है, ये सेकंड में हो सकता है, ये मिनट में हो सकता है, ये आवर्स में हो सकता है, ये वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर्स में, ये चलता जाएगा। इट इज जितना भी होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में टाइम है वो किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो उस कंडीशन में रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी यूनिट का। यूनिट के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा कि हमें इसकी यूनिट निकालनी है। आगे भी ऑर्डर आएगा रिएक्शन का तो उसके अंदर भी आपसे यूनिट पूछी जाएगी। तो यूनिट एक जरूर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से कि इसकी यूनिट बताइए। तो सबसे पहले हमें रेट की यूनिट है वो याद रखनी है, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। या फिर अगर हमें टाइम है वो मिनट में दे रखा है तो क्या लिखेंगे, मोल और लीटर इनवर्स और ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो ये यूनिट है आपको याद करनी है, और डायरेक्टली याद करने की कोशिश मत करिएगा कि हम डायरेक्ट है वो वैसे ही रट लेते हैं, है ना। आपको तरीका पता होना चाहिए, अपने आप यूनिट आ जाएगी कि जिस प्रकार से बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता हो, उसमें प्रत्येक जो एंटिटी दे रखी है उसकी आपको यूनिट पता हो तो आप अपने आप से निकाल सकते हो यूनिट, है ना। रटोगे तो भूल जाओगे इसके अंदर। ये हो गया हमारे यूनिट के लिए।
इसके बाद में अगर हम रेट देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी हमने देखा था रेट, वो किसके टर्म्स में था, वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में था, कि हम ये बोल रहे थे कि जो हमारा किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो हमारे क्रिया कारक हैं या उत्पाद हैं, उनकी सांद्रता में इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में अगर हम प्रेशर की टर्म्स में देखते हैं तो प्रेशर की टर्म्स में क्या रहेगा, किसी अभिक्रिया में ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। तो किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद के दाब में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन दर कहलाती है। किसकी? अभिक्रिया की, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी। हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोला तो वहां कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता लिख दिया कि सांद्रता में परिवर्तन, और यहां पर क्या लिख दिया, दाब में परिवर्तन। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा कि हमारे पास में ये रेट दे रखी है, R इक्वल टू, वहां पर क्या लिखा था, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्रेशर को हम किससे लिखते हैं, P से, तो डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, ये इसका। या फिर ये तो एवरेज की अगर हम बात करें तब हो जाएगा, और अगर इंस्टेंट टाइम की बात करें तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस dP अपॉन में dt। डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। अब अगर इसके बारे में यूनिट पूछ ले आपसे कि इसकी यूनिट क्या होगी, किसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में है, वो यूनिट क्या होगी। तो प्रेशर के टर्म्स में हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में यूनिट निकाल ली है, प्रेशर के टर्म्स में भी इसी प्रकार से निकाल पाओगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से निकालनी है। तो यूनिट के लिए आपको क्या करना है, ये दे रखा है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसके टर्म्स में, हम प्रेशर के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताया है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें दे रखा है प्लस माइनस dP अपॉन में dt, आप dC अपॉन में dt कुछ भी मान लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रेशर, माइनस साइन प्लस साइन यहाँ पर हमें यूज में नहीं लेना है, मतलब कि यूनिट के अंदर। और तो वही रहेगा कि उसके अंदर भी नेगेटिव साइन है, वो प्रेशर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और पॉजिटिव साइन है, वो प्रेशर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है उसके लिए। तो यहां पर हो जाएगा टाइम। अब अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो हमें प्रेशर की यूनिट पता होनी चाहिए। तो प्रेशर की यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये होती है एटीएम हो सकती है, ये पास्कल हो सकती है, ये mm ऑफ hg हो सकता है, ये टोर हो सकती है, ये बार हो सकती है, etc। बहुत सारी यूनिट है, जो भी आपको यूनिट मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। तो हम यहाँ पर रेट की यूनिट निकाल रहे हैं। तो प्रेशर की यूनिट हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एटीएम, और ये आ गया टाइम। इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो ये टाइम को ऊपर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा एटीएम और टाइम इनवर्स, ये बन गई। इसमें फिर से आगे हम अगर चेंजिंग करते हैं कि अगर हम टाइम है वो किस में ले लेते हैं, सेकंड में ले लेते हैं, मिनट में ले लेते हैं, आवर्स में ले लेते हैं, वीक में ले लेते हैं, मंथ में ले लेते हैं, ईयर में ले लेते हैं।
तो क्या होगा, अगर हम टाइम को सेकंड के अंदर लेते हैं, उस कंडीशन में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम, और ये सेकंड इनवर्स, तो बहुत सारी यूनिट हो जाएगी, तो आपसे रटा नहीं जाएगा। इसलिए जो तरीका बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप करते हुए चलिए। आज के लिए ये इतना बहुत है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे।